सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस जिसका कोड 087 है। सैम्पल पेपर 2 है। सैम्पल पेपर 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है और उसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, तो उसी के आगे होकर सैम्पल पेपर 2 मैंने इसको अपलोड करने का बनाने की कोशिश किया है। यहाँ पर आप इस साल जो मैंने 2021-22 के सेशन में 2 टर्म किया गया है, टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 में जो है वो एमसीक्यू, फिर जाके असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस पर आधारित है। तो यहाँ पर इसी की चर्चा आज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले सैम्पल पर 1 में बताया था कि सीबीएसई जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें मार्किंग स्कीम और उसके सेशंस जो है बहुत सा चेंज किया गया है, मैनी चेंजेस। एंड दिस न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर इंक्लूड 3 टाइप का होगा: एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एआरक्यू असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ पर जैसे 4 क्वेश्चन है, जैसे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस होगा, वो ए बी सी डी होगा। तो चूज द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। के नीचे जो दिया हुआ है उसका 4 ऑप्शन में से कौन जो है एवरेज इनकम को डिफाइन करता है। तो जैसा कि हम एवरेज इनकम बताते हैं, पता है आप सभी को कि टोटल इनकम, जितना भी देश का टोटल इनकम है उसमें से पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं ना, टोटल पॉपुलेशन को। तो टोटल पॉपुलेशन को तो हम लोग को निकलता है एवरेज इनकम, और इसी एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो ये गलत होगा, कि मैंने अभी बताया कि एवरेज इनकम जो है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। फिर जो बी ऑप्शन है कि द एवरेज इनकम इन ए कंट्री इज़ द इनकम ऑफ द ओनली एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये गलत है, एम्प्लॉयड जो काम करते हैं उसका इनकम सिर्फ नहीं है। फिर एवरेज इनकम इज़ द सेम एज द पर कैपिटा इनकम। तो ये सही है कि एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। फिर भी ऑप्शन डी देख लेते हैं। तो एवरेज इनकम इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। फिर आपको क्या होगा कि जो एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर वो एमआर सीट मिलेगा। तो अगर 1 का है तो ए क्वेश्चन होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे सी है तो सी को पूरी तरह से गोल आपको कर देना है अच्छा से, तो कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर जैसे एक तरीका जो गोल ठीक से नहीं बना है लेकिन फिर भी गोल होगा, उसको जितना भी एरिया होगा, सर्किल होगा, उसको पूरा भर देना है अच्छी तरह से, बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड टू ए डिस्टेंस ऑफ। जो इंडिया का जो पानी है, पानी का जो समुद्र है, तो वहाँ कहाँ तक फैला हुआ, कितना दूर तक होगा, माइल्स तक। तो पहले तो याद होगा कि जो पानी में नापते हैं उसको नॉटिकल माइल्स कहते हैं। तो यहाँ पर 2 नॉटिकल माइल्स है, बी में दिया हुआ है एक 12 नॉटिकल माइल्स और डी में 200 नॉटिकल माइल्स। तो आपको याद होना चाहिए कि जो भारत का जो वाटर का एक्सटेंड है वो 12 माइल्स है, ये 12 नॉटिकल माइल्स है, तो यानी ऑप्शन बी होगा। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज़ नॉट ए मिलेट। मिलेट किसको कहते हैं, मोटा अनाज को कहते हैं। तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये चीज़ है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो डी ऑप्शन है वो एक्चुअली बाजरा है, ऊपर में चले गया है, तो बाजरा है। तो ये 4 ऑप्शंस में आप कौन सा सही मान रहे हैं। तो यानी ज्वार तो है, मिलेट है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन से नोट ए मिलेट, नोट नहीं है। तो मकई जो है, मेज है, वो मतलब कि नोट है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखें क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बाजरा मैंने कहा था, तो बाजरा यहाँ पर है। फिर 4th क्वेश्चन है, बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री। अगर किसी भी देश में अगर जिसकी संख्या ज़्यादा, अगर वो शासन करे, इस तरह का कानून बन जाए, इन विच एवर वे इट वांट्स, जिस तरीके से वो चला सके, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेष ऑफ नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित है कि श्रीलंका का हम लोग देखें कि वहाँ पर जो सिंगला है वो अपने अनुसार शासन चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेजिटेरियनिज्म, ठीक है, यानी सी ऑप्शन होगा। फिर विच कंट्री इज़ द लॉन्गेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। जो तिलहन है, तेल जिससे निकलता है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तिलहन कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो याद रखिएगा इंडिया में है। क्या चीज़ है, इंडिया, यानी ऑप्शन होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेन काउज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। एक तो होता है लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड की ज़मीन जो है घसक जाना। जैसे ये अगर पहाड़ है तो यहाँ कहीं से ज़मीन घसक के नीचे आ गया, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। और लैंड डिग्रेडेशन की, अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में वो जो मिट्टी बहने लगता है,
तो विंड से बहता है, वाटर से बहता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया कि द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, इसका जो लैंड डिग्रेडेशन जो पानी से घसा जाता मिट्टी जो बह जाता है या हवा से, तो यहाँ देखें कि पानी बहुत पटाया जाता है, तो इसलिए वहाँ ओवर इरिगेशंस होगा कि ओवर इरिगेशन यानी पानी ज़्यादा पटाने से वो वहाँ पर जो है मैंने लैंड डिग्रेडेशन होता है, इसलिए ऑप्शंस बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन और अंतिम में आंसर दिया हुआ, ध्यान रखिएगा कि सबसे लास्ट में इसका आंसर भी दिया हुआ है और इसका PDF फाइल जो टेलीग्राम का है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो इसको सब कुछ और पिछला जो इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो पिछला जो वीडियो था सैम्पल पेपर 1 उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ भी जाके आप प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर जो बनाया गया है तो क्वेश्चन जो आने की संभावना, जो टॉपिक उठ सकता है उसको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन टॉपिक वहाँ पर रहेगा। इसके आधार पर मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पर अपलोड किया है, लिखा हुआ है। तो HDI तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है डेट फोकस ऑन, किस पर फोकस करता है, क्या सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेशन पर क्या होता है, या ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल ऑफ स्कूल होम या नेशनल इनकम पर। तो आप यहाँ देखिएगा कि अगर ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको तीनों मैंने सब तीनों को यानी जो दिया हुआ ऑल ऑफ द अबव वो पूरा होता है, तीनों उसमें कहते हैं, यानी डी ऑप्शन होगा। उसके बाद जाके आप क्वेश्चंस जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफ़ी वाज इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया, कि शुरू में इसको जो इंडिया कौन लेके आया था, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कहाँ से आया था, क्या यमन से आया था, वियतनाम, जापान या कोरिया। तो आप बुक पढ़े होंगे उसमें तो अच्छी तरह समझाया गया होगा कि ए जो है यमन में है, यानी जो अरेबिका टाइप का जो कॉफ़ी है वेराइटी का वो भारत में यमन से आया था। फिर द टर्म एलम, इलम जो होता है तमिल टाइगर एलम, जैसे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम जो आप पढ़ रहे थे इसमें पावर शेयरिंग में लिट्टे जो पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर एलम का मतलब क्या होता है, तो एलम मतलब होता है राज्य, यानी एक अलग देश होता है लेकिन देश को वहाँ पर स्टेट कहा गया है, तो यानी 9 का बी होगा। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, रिपोर्ट जो इंडेक्स प्रोड्यूस करता है तो वो कौन करता है, तो यहाँ पर दिया है कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो करता है, यानी ऑप्शंस ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में है कि द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, तो हम लोग बोलते हैं कि टोटल सम वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर इज कॉल्ड द GDP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहीं दिया हुआ है कि टोटल वैल्यू की जगह पैसा मनी लिख दिया है, तो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री, देश के अंदर सिर्फ ये होता है, देश के बाहर का जो नेट अर्निंग एम्प्लॉयड है उसको नहीं जोड़ते हैं, तो वहाँ पर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं GDP, यानी ऑप्शंस ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका में जो कंपोजिशन है, जो मेडिटेरियन कितना है, सिंगला कितना है, बुद्धा कितना है, तमिल स्पीकिंग क्या है, तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिया गया, तो 4 में से कौन होगा। तो आपको पता हो कि वहाँ पर सिंगला जो स्पीकिंग है 74% है, फिर 18% में से 3 और 15 जो है वहाँ पर श्रीलंका तमिल और इंडियन तमिल है, तो यानी जो ए ऑप्शन दिख रहा है ये सही है, यानी ऑप्शंस ए होगा, क्योंकि बाकी जैसे अमंग द तमिल्स आर देयर आर 2 सब ग्रुप्स, ये गलत है, 2 सब ग्रुप सिर्फ नहीं है, सिंगला के बारे में नहीं लिखा है, फिर यहाँ 7% क्रिश्चियन लिखा है, तो ये नहीं लिखा हुआ, यानी ऑप्शंस जो है क्वेश्चन नंबर ये मैंने कि 12 का ए होगा ऑप्शंस। फिर 12 का हम लोग अब देखेंगे 13, क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में देखेंगे यहाँ पर लिखा कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इन्फेंट ये मोर्टलिटी रेट लोएस्ट, कि यहाँ पर जो नीचे दिया तो इसमें कौन होगा, तो कि सबसे लोएस्ट है केरला है या गोवा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बुक में जो आपको दिया गोवा होगा, लेकिन नया बुक ये केरला दिया होगा, लेकिन जो नया बुक आया उसमें गोवा दिया हुआ, तो इसको याद रखिएगा IMR जो होता है गोवा होता है, 13 का ए। 14 विच ऑफ द फ्लोइंग आर नोन एज द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यहाँ नीचे दिया तो इसको किसको हॉर्टिकल्चर का जिसको कहते हैं प्लांटेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड देखें कि जो दिया हुआ है वेजिटेबल्स वो होगा, तो यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर फ्रूट्स एंड टोबैको नहीं होगा, यहाँ पर जो वेजिटेबल्स है क्या चीज़ है वेजिटेबल्स होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस डी होगा कि फल और सब्जी को जो प्लांटेशन करने का तरीका है द स्टडी है, तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। तो ये 14 का डी हो गया। उसके बाद जाके सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस में, चेक एंड बैलेंस मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर ही सिर्फ क्या है, या सेपरेशन ऑफ पावर ही क्या है, तो ए बी होगा। या पुट ए चेक ऑन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर ऑफ द ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास जो बहुत सारा पावर है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना वेरियस इंस्टीट्यूट्स में, ये पावर
शेयरिंग का यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है, तो यही ऑप्शन सी होगा। फिर उसके बाद जाके अगला क्वेश्चन है कि 16 डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट पीपुल, ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय, तो जितना भी सोसाइटी में जो पीपुल्स हैं, ग्रुप्स हैं, तो उसको एक जैसा पाया जाएगा, तो कैसे पाया जाएगा, किस बेसिस से पाएगा। तो बुक में आप देखेंगे कि वहाँ पर लिखा होगा कि डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो आप 17 देखेंगे, और इसको मायूस नहीं होना, आपको बुक को पढ़ते जाना है, बुक को रीडिंग करना है। जिस एनसीईआरटी का सिर्फ रीडिंग करिए, वहाँ से ही आपका सारा आंसर मिल जाएगा। 17 है कि जो यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट है, जो हम लोग 3 लिस्ट पढ़े हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में यहाँ कौन कौन आता है, तो यहाँ ए जो ऑप्शन दिख रहा है एजुकेशन, तो एजुकेशन दोनों के पास आता है, फॉरेस्ट दोनों के पास आता है, यानी ये कंकरेंट लिस्ट है। फिर बी जो है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, तो ये पुलिस जो है स्टेट का मामला है, तो स्टेट लिस्ट है। फिर यूसिडरी सब्जेक्ट जो कि पहले से नहीं था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो, लेकिन यहाँ यूनियन के लिए बारे में पूछ रहा था। यूनियन जो है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, ये सब जो है वहाँ पर आता है यूनियन लिस्ट में, यानी डी ऑप्शन होगा। फिर 17 है कि मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, तो जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का मोटिव क्या है, सिर्फ लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, या इंटरटेनमेंट करना है, या फिर सोशल वेलफेयर और सिक्योरिटी। तो यहाँ देखेंगे आप बुक जो दिखे होंगे, और यहाँ ऐसे भी होता है कि जो मोटो होता है पब्लिक सेक्टर का, वो वेलफेयर करना है, सोशल वेलफेयर, तो सोशल वेलफेयर यानी सिक्योरिटी, 18 हो गया। फिर 19 है कि विच एक्शंस वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन, नेम ऑफ द नेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म, तो कौन सा यहाँ पर एक्शन टेकन किया गया, यहाँ पर जो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नया मंत्र लिखा गया, या फिर ओथ लिया गया, फिर मार्टर को याद किया गया जो शहीद है, फिर कस्टमरिटी को ख़त्म किया गया, यानी सी होगा 19 का सी। फिर 20 है कि ईच पावर, जैसे यहाँ पर दिए होंगे कि आप बाल्कान का अगर बुक देख रहे होंगे वहाँ पर पेज में, तो वहाँ पर आया होगा ये वाला लाइन कि ईच पावर हिस्ट्री का चैप्टर 1 में, ईच पावर रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीन ऑन काउंटरिंग द हेल्ड टुगेदर पावर ओवर बाल्कान, के कब्जा करने की कोशिश किया, सभी देश ऊपर देख रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या हुआ, दिस बिकम वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी ऑप्शन ए होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार उसके चलते हो गया। तो ये क्वेश्चन 20 का था। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 जो क्वेश्चन है, और ये सबका आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको है, यहाँ पर इसका PDF भी आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, और इसको देख के यहाँ पर समझा रहे हैं कि सिर्फ मेरा मकसद है कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह क्वेश्चन उठ सकता है, और जो टॉपिक उठ सकता है उसको मैंने दिया। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये डेवलपिंग कंट्री का फीचर नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया है ये एग्रीकल्चर इज द मेजर ऑक्यूपेशन, तो ये तो है फीचर। हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अगर जो डेवलपिंग कंट्री है नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, तो अभी वहाँ पर मतलब कि फिर मास पॉवर्टी, मास इलेक्ट्रिस है, तो बी नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी जो डेवलपिंग कर रहा है वहाँ ज़्यादा नहीं हो, पीछे से आता हुआ टेक्नोलॉजी, यानी बी ऑप्शन होगा। फिर ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन, ब्लैक सॉइल ये सब जो 3-4 दिया ऑप्शन, तो यहाँ कहाँ पाया जाता है, डेक्कन ट्रैप रीजन में पाया जाता है, या फिर मतलब कि कश्मीर वैली में, या गंगा वैली, या नॉर्दर्न प्लेन में। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ब्लैक सॉइल है वो बना हुआ है डेक्कन ट्रैप में, जहाँ पर कि जो डेक्कन जो प्लेट्यू है वहाँ पर होता है। फिर 23 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, जब हम इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर एक जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन का, तो यहाँ पर 4 पॉइंट दिया, तो कौन बताता है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए कि लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर टू रिसोर्स ऑफ देयर ओन, तो ये गलत है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर जो था वो पंचायती राज सिस्टम को, जो स्टेट को था उसको ज़्यादा पावर और देना था पंचायती राज सिस्टम को। इट बिकम कॉन्स्टेंटली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी, तो रेगुलर इलेक्शन सिर्फ यहाँ पर नहीं होगा। फिर द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडी, यानी ऑप्शन सी है। क्या चीज़ है, ऑप्शन सी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर और बी भी देख रहा है कि रेगुलर इलेक्शन होना, यानी बी और सी यानी दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। यहाँ इसको समझिए कि यहाँ पर 4 पॉइंट दिया, उसमें कौन कौन सही है, बी और सी, तो ऑप्शन ए होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये किस सेक्टर में, अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है, किसी को प्रोसेसिंग करते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग होता है प्राइमरी सेक्टर के समान को, तो यानी ऑप्शन बी होगा। फिर हम लोग 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नोन एज द कोर्स ग्रेन, कि कौन सा मोटा अनाज है,
तो इसको देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है मोटा अनाज ये पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो मोटा अनाज जो हम लोग कहते हैं और जो मिलेट्स को कहते हैं ज्वार बाजरा और रागी, यानी ऑप्शंस बी होगा, 25 का ऑप्शन बी होगा। फिर 26 है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन सा सॉइल पाया जाता है, ब्लैक सॉइल, लेटराइट या फिर अलुवियल सॉइल या रेड सॉइल। तो ऑप्शन सी है अलुवियल सॉइल। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाउ मेनी वार ओवर, जो देख रहे होंगे तो 7 years विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस एंड प्रूसिया विक्ट्री इज कंप्लीटेड द प्रोसेस। यहाँ जो देखेंगे ए ऑप्शन होगा, 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है। फिर उसका इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस। कहाँ पर टेरेस माने जो बने कि सीढ़ीनुमा खेती होता है। 4 स्टेट यहाँ दिया हुआ है, तो निश्चित है जहाँ पहाड़ होगा, तो यहाँ पहाड़ जो है दिख रहा है उत्तरांचल में, यानी ऑप्शन डी होगा। फिर 29 से जो 33 है ये क्वेश्चन है असर्शंस का और उसका रीजन का। तो आपको ये देखना है कि अगर असर्शन सिर्फ सही है, देखिए इसको समझना होगा अच्छा से कि आप किसको ए बोलेंगे किसको भी। तो हमेशा याद रखना है कि जो असर्शन जो सही है, यहाँ जो दिया हुआ है पहला का, कि अगर असर्शन सही है और रीजन भी सही है और रीजन जो बताया गया वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो वो ए होगा। लेकिन असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का जो दावा कर रहा है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो बी होगा। फिर अगर सी है कि असर्शन करेक्ट है और रीजन गलत है तो सी होगा, और असर्शन जो है वो गलत है और रीजन करेक्ट है तो डी होगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं 29 से। यहाँ से जो टॉपिक उठाएं इसको आपको समझने के लिए किए हैं कि इसको उलट भी सकता है। जैसे कि देखिए पहला दिया कि इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली में ये पढ़े हैं, विच ओनली वन पेडमोंट सार्डिनिया या सार्डिनिया पेडमोंट जो है वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंस हाउस। जो कि यहाँ पर ये ठीक है कि इटालियन प्रिंस हाउस जो है वो मैंने कि रूल करता था, लेकिन एसर्शन सही है अगर आप बुक में पढ़ेंगे। लेकिन द नॉर्थ वाज अंडर द डोमिनेंस ऑफ द बॉर्बन किंग ऑफ द स्पेन, तो ये गलत है, नॉर्थ स्पेन नहीं था। वहाँ पर देख लेंगे प्रूसिया का था कि उसका डेन था, लेकिन यहाँ क्या कर दिया कि यहाँ पर बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन, तो ये नॉर्थ की जगह साउथ होगा, तो यानी रीजन्स गलत है, असर्शन सही है। तो हम बताए थे कि अगर असर्शन सही होगा रीजन गलत होगा तो ऑप्शन सी होगा, यानी 29 का सी होगा। फिर 30 है, असर्शन जो दिया है कि इन द जर्मन, यहाँ जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वेयर मिडिल क्लास प्रोफेशन, कि जितना भी मेंबर था प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड प्रॉस्परस आर्टिसन कम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट डिसाइडेड टू वोट फॉर जर्मन नेशनल असेंबली। तो ये असर्शन सही है, आप बुक में पढ़ेंगे। फिर रीजन्स जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑन 18 जून, तो याद रखिएगा 18 जून नहीं है 18 मई होता है, बुक में देखिए 18 मई है। 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी यही गलत हो गया, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है, फिर ऑप्शन सी होगा। तो मैं आपको ये सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पढ़े आएगा असर्शन और रीजनिंग में जो क्वेश्चन है, और आपको इसके लिए बुक पूरा स्टडी करना होगा, बुक को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना होगा। फिर 31 का जैसे दिया हुआ है कि मैज इज ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर। यहाँ अगर आप एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का तो वहाँ पर दिया हुआ है कि जो मैज जो मकई है माने कि हम लोग भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। तो मेज क्या है, खरीफ क्रॉप है, उसके बाद यानी सही दिया हुआ है। तो विच रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो बता रहा है मैच के बारे में यानी एक्सप्लेनेशन जो कर रहा है कारण बता रहा है वो भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, यानी दोनों सही है, राइट एक्सप्लेनेशन है। तो इसको घुमा भी सकता है, यहाँ जो खरीफ है यहाँ पर रबी लिख देगा, जायद लिख देगा, तो उसको आपको समझना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में देखना है कि ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक होता है कलर में, और इसको हम लोग रेगर सॉइल भी करना है। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल द डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्लिट ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। तो यहाँ दिया है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है, यानी ये ऑप्शन 32 जो है असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी कहीं सही है, यानी ए होगा। फिर 33 में दिया है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश एंड फॉर द ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप इन 1965। तो जब इंग्लिश का यूज जो है यहाँ पर 1965 को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, इंग्लिश का यूज का दबाव में कि ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगा, लेकिन तमिल जो क्षेत्र थे तो उन्होंने कहा कि इसको मतलब कि आपको यूज करना है, तो इसके लिए लड़ाई होने लगा। तो वहाँ क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट था वो राजी हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डिंग बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद द हिंदी एंड द
ऑफिशियल प्रेजेंट, यानी आप देख रहे हैं कि असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग में आएगा और वो घूम भी सकता है, इसको समझना। फिर 34 से 37 जो है ये एक जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंडिया इज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट, एक पेसेज दिया रहेगा इंपॉर्टेंट कंट्री कि इंडिया जो है खेती योग का है। फिर 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी की 2/3 यानी 67% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में डिपेंड है। फिर एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड डेट वी कंज्यूम, यानी आप देख रहे हैं कि इसमें पूरे एग्रीकल्चर के बारे में दिया है। तो मैंने यहाँ पूरा नहीं दिया ताकि आप इसको सिर्फ मैं समझो कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन उससे हो, उस टॉपिक से हो सकता है, यानी आपको बुक पढ़ना होगा। जैसे एग्जाम्पल के 34 क्वेश्चन है कि वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, वो बेरोजगार रहता है बेचारा, हमेशा दिखता है काम करता है, यानी अंडर एम्प्लॉयड है। ऑप्शन ए होगा 34 का ए। अब हम लोग 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो देखेंगे कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप, कि अगर एग्रीकल्चर में कौन सा है, तो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी है, जिसको कि वहाँ पर गवर्नमेंट तय करती है किस अनाज का कितना में सरकार खरीदेगी, यानी 35 का ही हो गया। फिर 36 विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, के नीचे जो दिया हुआ है इसमें प्राइमरी सेक्टर में कौन नहीं आता है, तो मिल्किंग दूहना जो दूध है आता है प्राइमरी सेक्टर में, फिशिंग प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन मेकिंग ऑफ शुगर यानी शुगर इंडस्ट्री तो ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी ऑप्शन सी होगा कि नहीं आता है, नोट लिखा हुआ है। फिर 37 तो इसी से है कि आपको दिखेगा कि ये जैसे कि केस बेस्ड है, लेकिन उस पैसेज में इस बार आंसर नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपको सपोर्ट करेगा कि क्या है। तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद इन द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दोज आर हार्वेस्टेड, तो यानी खरीफ क्रॉप हम लोग जब मानसून आता है तब रोपते हैं और उसको काटते हैं किस मंथ में, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जो ए होगा सितंबर अक्टूबर में उसको काटना चालू कर देते हैं। फिर 38 से 40 यानी 3 क्वेश्चन है, तो तीनों ज्योग्राफी से मैप से रहेगा, याद रखिएगा ज्योग्राफी से। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है ज्योग्राफी पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए। इसलिए मैंने क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर 1 में था उसी को यहाँ पर रखा हुआ है सेम टू सेम, ताकि आप उस मैप को देखिए और उस जो कितना आएगा एकदम कॉन्क्रीट है, इसमें इसी तरह का मैप आएगा और आपको इसमें आपको बनाना है। तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन जो आप दिया हुआ है पिछले बार था जो उसी को सेम रखा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पर जाइएगा वो मैप में वहाँ देखेगा, आप निश्चित रखिए कि उससे ज़्यादा आपको मैप में नहीं आएगा, वहीं से इस तरह से आएगा कि अगर यहाँ पर ABC दिया रहेगा, कहीं भी दिया रहेगा ABC, मैंने यहाँ ABC नहीं दिया ताकि आप पहचानिए कि यहाँ पर तो ABC इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो अगर सपोज यहाँ पर सरदार सरोवर डैम है तो ये गुजरात में है, तो यहाँ पर अगर ए दे दिया, इस जगह पर दे दिया सरदार सरोवर डैम ए, तो यहाँ पर क्या सरदार सरोवर डैम है, तो यानी ये जो इस क्वेश्चन का ए होगा कि 38 का, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। हीराकुंड है तो हीराकुंड जैसे आप देख रहे हैं कि उड़ीसा में है तो वहाँ पर होगा। नागार्जुन है तो यहाँ पर कोई भी होगा, तो उसमें से 4 ऑप्शन को पहुँचना है। तो ये आप जो एक अलग से वीडियो में 2 पार्ट का ज्योग्राफी का बनाया मैप का, उसका लिंक में डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिए। तो इसी तरह से आप सारा समझ में आ जाएगा। इसका आंसर जो है, इसके बाद जो आंसर है इसका यहाँ पर है, इसको आप देखिए सारा का मिला लीजिए। सो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।